बीसीसी नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेसन जिसको बोलते हैं धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये देखिए, ये है गोल्ड। अब आप सबको पता होगा कि गोल्ड यानी कि सोने का क्या उपयोग है, या आपने अपने घरों में आसपास बहुत सारे गोल्ड्स जो है देख रखे होंगे। इसके बहुत सारे डिज़ाइंस या बहुत सारे यूजेस। इसको मेनली हम जो है वो ऑर्नामेंट्स यानी कि गहनों वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो गोल्ड है इसकी प्रॉपर्टी शायद आप जान भी रहे हो कि ये चमकदार होता है, देखने में अच्छा होता है, हाँ कॉस्टली भी बहुत होता है और ये कठोर होता है। तो ये हो गया गोल्ड। देखिए, जो धातु और अधातु होते हैं जो कि इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं, इन धातुओं और अधातुओं की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि गोल्ड की एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई देती है, जैसे कि ये कठोर भी बहुत है। इसी प्रकार से सारे धातुओं और अधातुओं की एक अपनी अलग पहचान होती है और प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आज इस लेसन में हम इसी को जानेंगे और पढ़ेंगे। अब देखिए, आप अगर सोच रहे हो कि धातु हमेशा कठोरी होती है, जैसे कि हमारे घरों में आयरन यानी कि लोहे होते हैं या बहुत सारे धातुओं आपने देखा होगा, तो अगर आपके मन में ये हो कि धातुएं कठोर होती हैं तो आप गलत हैं। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे मरकरी है जो कि एक लिक्विड मेटल है। यही एक मेटल है जो कि लिक्विड है। आपने शायद अपने घरों में थर्मामीटर्स वगैरह में इसको देखा भी हो। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं दूर हो गई कि धातु हमेशा कठोर होती हैं। एक धातु ऐसी भी है जो कि लिक्विड होती है, जिसको मरकरी बोलते हैं। अब आते हैं कि क्या धातु को हम अपने आराम से किसी नाइफ से भी काट सकते हैं? तो हाँ, सही है। क्योंकि जो सोडियम्स होती है, सोडियम मेटल्स होती है, इसको हम इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको हम एक नाइफ़ के थ्रू भी कट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये डायमंड। अब डायमंड जो है ये एक तरह का नॉन मेटल है जो कि बहुत ही कठोर है। आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे कठोर जो है ये एलिमेंट हमारा कौन सा है? डायमंड है। तो डायमंड एक तरह का नॉन मेटल है जो कि बहुत ही कठोर है। अब हम क्या उपयोग करते हैं धातुओं अधातुओं का? आपको अच्छी तरह पता है कि अपने सराउंडिंग्स में हर एक चीज़ में कोई ना कोई मेटल या नॉन मेटल नॉन मेटल का उपयोग करते हैं। अगर हम कार का एग्जाम्पल लें, जैसा कि इस लग्जरी कार को बनाने में आपको पता है कि मेटल्स भी लगे होंगे, नॉन मेटल्स भी लगे होंगे। तो कभी आपने क्या ध्यान दिया कि आपके घरों में जो वायर्स होते हैं, तार होते हैं, तो उन तारों में आपने ध्यान दिया होगा कि अंदर के हिस्से में यहाँ पे करंट जो है वो जाता है, ये हिस्से में करंट जाता है, और बाहर का हिस्सा ये इसको प्लास्टिक होता है। ज़्यादातर क्या होता है, वो प्लास्टिक या ऐसा मटेरियल होता है जो कि इंसुलेटर होता है, मतलब उसमें से करंट नहीं लगता। अगर आप इसको टच करते हैं तो करंट नहीं लगेगा, आप इसको टच करते हैं तो करंट लगेगा। तो क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों है, क्यों इससे करंट लग रहा है और क्यों इससे नहीं लग रहा है? तो इसका जो है वो जवाब आपको इस लेसन में मिल जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस लेसन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, धातु और धातुओं को सबसे पहले उनके भौतिक गुणधर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिफरेंशिएट किया जाता है कि कोई चीज़ अगर धातु है या अधातु है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करती हैं। अब हम देखते हैं कि प्लस कि हमारे धातु में भी बहुत सारे भौतिक गुणधर्म होते हैं, तो उन गुणधर्मों को जानने का हम प्रयोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्रियाकलाप में जैसे कि लिखा हुआ है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लेना है आपको। ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है, इसको रगड़ के देखना है कि क्या ये चमकदार हैं। तो एक देखिए, धातुओं की एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैक्टर होता है कि इनमें धात्विक चमक होती है। कैसी चमक? इसको बोलते हैं धात्विक चमक। जैसे हम अभी बात कर रहे थे गोल्ड के बारे में, तो सोने में एक प्रकार की आप चमक देखते हैं। आप एल्युमिनियम की बात करिए, एल्युमिनियम में आप एक प्रकार की चमक देखते हैं। आपके घरों में एल्युमिनियम का बर्तन भी होगा। या आप कॉपर की बात करिए, पीतल की बात करिए, किसी चीज़ की आप बात करिए, उसमें अगर आप चमक देखते हैं। अगर नहीं है तो कभी कभी लोहा हमारा जंग लग जाता है, उसको रगड़ देते हैं तो चमकने लगता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं धात्विक चमक, यानी धातु में एक प्रकार की चमक होती है। ये क्रियाकलाप दिया गया, आप अगर कभी कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में आपके कराया जाए, उसको आप करके देख भी सकते हैं। आगे ये है कि धातुओं की दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि धातुओं में एक कठोरता होती है। ठीक है, तो देखेंगे कि धातु में समानता कैसी होती है? कठोर होती है। अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम मेटल की, मैंने आपको अभी जैसे बताया कि सोडियम मेटल को हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ये एक तरह का एक्सेप्शन है, मतलब ऐसी भी धातुएं हैं जिनको आप नाइफ से आसानी से कट भी कर लेते हैं। या मरकरी जैसे है, वो तो लिक्विड ही है। तो बट फिर भी अगर आप ऑल ओवर देखेंगे तो धातुएं हमेशा कैसी होती है? वो कठोर होती हैं। जैसा कि घर में आपने आयरन देखा होगा, आपने एल्युमिनियम की बात बताया, मैंने आपको मेटल में गोल्ड बताया। या बहुत सारी मेटल्स हैं जो कि ज़्यादातर कठोर हैं, इनमें कठोरता पाई जाती है। अगला देखते हैं धातु में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें होती है आघात वर्ध्यता का गुण। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि आप धातुओं को अगर पीटते हैं तो इनका साइज़ बढ़ता है। तो मान लीजिए अगर ये
गोल्ड है, अगर गोल्ड पे आप हैमर से यानी किसी हथौड़ी से इसको पीटते हैं तो इसका साइज़ बढ़ के कितना हो जाता है, बढ़ता चला जाता है, और भी बड़ा हो सकता है या और भी बड़ा हो सकता है। या आपको अगर मैं बता दूं कि इसका गोल्ड का साइज़ बहुत ही बड़ा हो सकता है पीटने पर, यानी इसमें तन्यता होती है। या आप किसी भी एग्जाम्पल को लीजिए, आयरन को लीजिए, लोहे को लीजिए, अगर आप लोहे को पीटते हैं तो उसका भी साइज़ बढ़ता जाता है। ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि किस हिसाब से जो है वो आपने देखा होगा बहुत सारे औजार होते हैं, उसको पीट के जो है वो बड़ा किया जाता है। आयरन के बने औजार, उसको पीट के उसकी साइज़ बढ़ा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ होती है, इसको आघात वर्धिता बोलते हैं, यानी ये प्रॉपर्टीज़ धातुओं में पाई जाती है। तो कभी आप एक काम करिए, अगर आपको प्रयोग करना हो तो आप लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी आप समझ गए, आप वुड ले लीजिए। तो क्या आप वुड को अगर पीटते हैं, इस पर हैमर चलाते हैं, तो क्या इस लकड़ी का साइज़ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो क्या लकड़ी में इस प्रकार की प्रॉपर्टी है? नहीं है। अगर आप डायमंड ले लीजिए, तो डायमंड में अगर आप ले लेंगे, मान लीजिए कि डायमंड में क्या इस प्रकार की प्रॉपर्टी होगी? नहीं होगी। या कोई भी आप जो है वो नॉन मेटल ले लीजिए और उसको आप कोशिश करिए कि उसको मारने पर, उसको हथौड़े से चोट देने पर अगर वो बढ़ रहा है साइज़ में, तो वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाई जाएगी, वो इसमें पाई जाती है, जिसको बोलते हैं आघात वर्धिता का गुण बोलते हैं। अब अगली हम बात करते हैं आघात वर्धक में। आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आपको याद हो। अगर आप इतना बड़ा, ये पॉइंट देख रहे हैं ना, इतना बड़ा भी अगर आप जो है वो क्या लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, ठीक है, यानी चांदी लेते हैं, तो इसको अगर आप पीटना शुरू करते हैं, यानी कि हथौड़े से चोट देना शुरू करते हैं, तो ये शायद बड़ा होके बहुत बड़ी थिन जो है वो चादर में, या कह सकते हैं कि उसमें कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको याद हो कि घरों में हमारे चांदी वर्क आता है, अगर आपको याद हो, तो चांदी वर्क जो होता है यही होता है, वो एक सिल्वर को लिया जाता है और उसको पीट के इतना बड़ा कर देते हैं कि काफ़ी बड़ा जो है वो पतला चादर जैसा हो जाता है। तो ये सारे गुण किस में आते हैं? आघात वर्धिता में आते हैं। अब देखते हैं अगला गुण इसका एक है कि तन्यता। तन्यता क्या होती है भाई? तन्यता का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेटल के लिए, कि आप इसको जितना भी खींचते हैं ये लंबा होता चला जाता है, ये तन्यता का गुण होता है। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन को अगर आप गर्म करते हैं, यानी हीट करते हैं, हीट करने के बाद देखेंगे कि इसको आप कितना भी, अगर कोई कील है यहाँ पे, तो कील को अगर आपने हीट किया तो आप देखेंगे उस कील को आप बड़ा कर सकते हैं। वो भले पतली हो जाएगी, ये थिक होगी साइज़ में, ये थिन होगी, मगर फिर भी ये बड़ी हो जाएगी। अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोल्ड में तन्यता का गुण इतना होता है कि आप 1 ग्राम अगर सोना लेते हैं तो उससे 2 किलोमीटर लंबा जो है वो वायर बना सकते हैं। आपको शायद इस पर यकीन ना हो रहा हो, मगर ये सच है कि आप 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा जो है वो वायर जो है, यानी तार बना सकते हैं। ये तार बहुत ही पतला होगा, बट फिर भी तन्यता के गुण के कारण जो है ये ब्रेक नहीं होता और ये खिंचता चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा तन्यता का गुण। आप समझ गए। अब ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे धातुओं में पाई जाती हैं। अब और देखते हैं इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे ये देखते हैं कि उपरोक्त यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। देखिए बर्नर लिया गया है, यहाँ पे धातु का तार लिया गया है, यहाँ पे तार का खुला सिरा है, पिन यानी मोम लगा दिया गया है, क्लैंप पे स्टैंड है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पे हम समझेंगे कि धातु जो है वो ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। अब ये नया टर्म आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सुचालक और कुचालक क्या होता है, यहीं पर हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके फिजिक्स में ये चीज़ ऑलरेडी दी हुई है। तो सुचालक का मतलब होता है ये कि जो ये कंडक्टेंस है, ये कंडक्टर है, इसको अगर इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, ये कंडक्टर है और ये नॉन कंडक्टर है। तो कंडक्टर से अगर आपको याद हो रहा है कि बस में भी कंडक्टर होता है, अगर आप वहाँ पे याद रहो तो आप सही हैं। कंडक्ट का मतलब होता है चलाने वाला। तो बस पे जो कंडक्टर होता है वो बस को चलाता है, मतलब कि ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर ये धातु हमारी ऊष्मा की क्या होती है, कह रहे हैं कि सुचालक होती है, मतलब कंडक्टर होती है। तो ये प्रयोग ये बताता है कि अगर आप यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है कहाँ पे? सीधा इधर, और ये जो मोम यहाँ पे आपने लगाया है ये पिघलने लगता है। या आपने घरों में अगर आप देखा हो तो एक लोहे की रॉड ले लीजिए, या कोई घर में अगर आपके चिमटा हो तो ये चिमटा ले लीजिए, या आयरन की कोई भी रॉड ले लीजिए, या कोई भी लोहे का सामान घर में, चम्मच या कुछ भी ले लीजिए, और उसको अपने घरों में आप आग में फ्लेम लगा के उसके ऊपर रखिए। अगर आप रखेंगे तो इस साइड से आपने पकड़ा हुआ है और इस साइड से आपने फ्लेम लगाया है, तो ये हिस्सा भी गर्म होने लगता है। इसको सावधानीपूर्वक करिएगा, या तो आप ऐसे ही
थोड़ा गर्म करके प्रैक्टिस करिएगा तो आप जल भी सकते हैं। तो दूसरी जगह क्या है, दूसरा सिरा गर्म होने लगता है, जबकि आपने गर्म तो सिर्फ इधर किया था, इसको आग यहाँ पे लगाया था, मगर ये जो है ये ऊष्मा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है आपके हैंड के पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊष्मा की क्या है, सुचालक है। और क्या ये चीज़ लकड़ी में संभव है? नहीं है। तो अगर आप वुड लेते हैं यानी लकड़ी लेते हैं और लकड़ी का एक सिरा आप अगर फ्लेम में लगाते हैं तो होगा क्या कि वही सिरा जो है वो गर्म होगा, जलने लगेगा। अगर आप यहाँ पे पकड़े हुए हैं तो ये हिस्सा गर्म नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है लकड़ी में। इसका मतलब लकड़ी जो है वो ऊष्मा की क्या है, कुचालक है, यानी लकड़ी जो है ऊष्मा की क्या है, वो कुचालक है, सुचालक नहीं है। ठीक है, तो कुचालक और सुचालक का मतलब आप समझ गए कि सुचालक मतलब कि जो कि अलाउ करे, ऊष्मा का सुचालक मतलब कि जो ऊष्मा को अलाउ करे अपने अंदर से ट्रांसफ़र होने के लिए। मतलब यहाँ पे आपने अगर ऊष्मा दिया तो आगे ट्रांसफ़र हो गई। और कुचालक मतलब कि जो ट्रांसफरेंस अलाउ ना करे, मतलब यहाँ पे अगर आपने हीट दिया तो यही हिस्सा गर्म होगा, ना कि ये यहाँ पे आगे जाके गर्म होगा। तो अभी हम बात करेंगे इसी प्रकार से सुचालक और कुचालक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये साफ हो गया कि अगर आप आयरन ले रहे हैं या कोई मेटल ले रहे हैं, या कॉपर के वायर हमारे घरों में आते हैं, एल्युमिनियम के वायर बाहर खम्भों पे लगे होते हैं, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। कंडक्टर मतलब सुचालक हैं। बट नॉन कंडक्टर जो आते हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टर जो आते हैं यानी कुचालक जो आते हैं, उसमें हमारी लकड़ी हो गई। आपने ध्यान दिया होगा किसी को करंट लग जाए तो बोलते हैं लकड़ी से छुड़ाओ, या कोई तार है तो बोलते हैं लकड़ी का प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट जो है वो प्रवाहित नहीं हो पाता है। तो यही रीज़न है कि वुड यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड नहीं करता है, बट ये सब करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसमें भी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मेटल में कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। अब आपका प्लास्टिक हो गया, क्या ये भी करता है? नहीं, ये भी नहीं करता है। तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऊष्मा के इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि विद्युत के कुछ चालक होते हैं और कुछ जो है वो सुचालक होते हैं। लकड़ी की बात करेंगे बाद ध्यान दीजिएगा कि लकड़ी कभी भी अगर आप जो है भीगी लकड़ी ले रहे हैं यानी कि जो वेट है, जो कि पानी में भीगी हुई है, तो उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कुचालक की तरह। वो सुचालक की तरह काम करने लगती है क्योंकि उसमें पानी पड़ा हुआ है, पानी से भीगी हुई है। क्योंकि हमको पता है जो H2O होता है, जो पानी होता है, वो हमेशा ऊष्मा का क्या है, सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मिनरल यानी आयंस होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आशुद्ध जल है जो वो कुचालक होगा, बट जो नॉर्मल वाटर वो सुचालक होगा। ये मैंने पहले आपको बता दिया था। यहाँ पे एक प्रयोग भी दिया हुआ है, देखिए बैटरी के साथ। यहाँ पे अलग अलग मेटल्स लेके आप टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ आपके कॉलेज या स्कूल में कराई जा रही है तो यहाँ हम समझ गए कि हमारे जो घर में जो तार आता है, इसका मतलब जो तार में आपने देखा होगा जो अंदर वायर्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, बट बाहर जो लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, वो किसकी होती है? वो प्लास्टिक की या किसी ऐसे मटेरियल की होती है जो कि उसमें का कुचालक हो, ताकि तार आपस में सटे भी ना और बाहर खुले भी ना रहें कि किसी को करंट लगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको बता दूं कि धातुएं जो है वो साउंड की यानी कि जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है, इसकी भी बहुत अच्छी जो है वो क्या होती हैं, कह सकते हैं कंडक्टर होती हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कभी रेलवे लाइन है, अगर रेलवे लाइन में आप ध्यान देंगे कि रेलवे लाइन में अगर आप यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है और यहाँ पर भी आप कान लगा के अगर सुनते हैं, ऐसा ट्राई मत करिएगा, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से यहाँ से ट्रांसफ़र होती है साउंड की वेव्स। इसी प्रकार से हमारे स्कूलों में जो घंटियाँ लगी होती हैं जो है, अगर घंटी जो है वो उसको बजाते हैं तो बहुत तेज़ साउंड वेव जो है वहाँ से निकलती है, जबकि आप लकड़ी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार से आवाज़ नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये बहुत से ऐसे भी सवाल हैं जिसके जवाब आपको आगे के चैप्टर्स में मिल जाएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं आधातु किसको कहते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स किसको कहते हैं। आधातु को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल्स। देखिए, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है ऑब्वियसली, और कार्बन, सल्फर, आयोडीन ये सब नाम आपने सुने हो, या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, अधातु हैं। तो हमारे चारों तरफ जो गैसें हैं, वो गैसेज हैं सारी, बहुत ज़्यादातर गैसेज जो कैसी हैं, नॉन मेटल्स हैं। इसके साथ आपने कार्बन का नाम सुना ही होगा, सब लोग अच्छे से जानते हैं। कार्बन यानी कोयला हो गया, इसके बहुत से फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि हीरा भी एक कार्बन ही है, ग्रेफाइट एक कार्बन ही है। तो ये सारी चीज़ें कैसी है, वो आधातुओं में आती हैं। तो बाकी जो है आधातु जो है, जैसे कि ब्रोमीन का एग्जांपल अगर लेंगे तो ब्रोमीन क्या है, वो ब्रोमीन अगर मैं बोलूँ तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि है लिक्विड है। बाकी सारी आधातुएं कैसी होती हैं, या तो सॉलिड होती हैं या तो क्या होती हैं, गैस होती हैं, यानी गैस या सॉलिड, यही दो फॉर्म में पाई जाती हैं क्या, आधातुएं यानी कि मेटल्स। ठीक है, बट ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि
लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से मेटल की हमने बात किया था कि मेटल भी ज़्यादातर कैसा होता है, वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जो हमारा मरकरी है, वो मरकरी कैसा है, वो लिक्विड होता है। तो ये सारे चीज़ें हैं, आप इसको याद कर लें या समझ लें, और आगे भी आपको आसानी होगी जब आगे चैप्टर्स आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी चीज़ें ये। अभी देखते हैं कि कार्बन धातुओं अधातुओं से संबंधित जो है ये प्रेशर दिया गया है क्रियाकलाप 3.7 में। ये आपको जब भी कॉलेज में या स्कूल में कराया जाए, आप खुद से भी आप करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, हाँ, रूम टेम्परेचर की हम बात करेंगे। अगर हम ऐसे बात करेंगे कि आप अगर बहुत हाई टेम्परेचर दें तो आयरन भी यानी लोहा भी पिघल जाता है। तो रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमेशा कमरे के ताप पर ये चीज़ें कठोर होती है अगर मरकरी को हम छोड़ दें। और बाकी जो है धातुओं का जो है वो गलनांक बहुत अधिक होता है। हमने देखा है कुछ धातुओं जैसे गैलियम या सीजियम है, इनका गलनांक बहुत कम भी होता है। तो अगर आप यदि अपनी हथेली पर भी रखेंगे तो धातुएं जो है पिघलने लगती हैं, गैलियम और सीजियम। बाकी आयोडीन आधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है, अभी हमने बात की कि धातुओं में चमक होती है, बट आयोडीन तो आधातु है, बट ये चमकीला होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पॉइंट, ये सब पॉइंट्स में कि आप जो भौतिक गुण बताए गए, आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई गई, सिर्फ उसके आधार पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये धातु या अधातु है। क्योंकि ऐसे भी चीज़ें हैं कि आप कहेंगे कि ये तो धातुओं में भी पाई जाती है, या कहेंगे तो अधातुओं में भी पाई जाती है। तो इसके लिए हम आगे और बहुत सारे क्रियाकलाप करके देखेंगे कि और क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, बाकी एक ये पॉइंट है, देखिए मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा सल्फर का चूर्ण लीजिए, मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करिए, उसकी राख को इकट्ठा करके पानी में घोल लीजिए। ये आपको क्रियाकलाप दिया गया है। इसके आधार पर दिखाया गया है कि अधिकांश धातुएं क्या है, वो ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो धातुएं कैसी क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। ये आगे आपको फिर से मिलने वाला है, यहाँ पर मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ। ये प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, ये जो भी मैंने पढ़ा है जस्ट वही उसका रिवीजन है। आप देखिए कि चाकू से आसानी से क्या काटा जा सकता है, मतलब कि सोडियम मेटल को, ऊष्मा की कुचालक होती है कौन, अधातु। तो ये सारे क्वेश्चन अभी आपको मैंने पढ़ाए हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा था, अभी हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके लिए निम्न अधातुओं नमूने एकत्र करना है आपको और ये देखना है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो अगर आप किसी धातु यानी मेटल्स को ले रहे हैं और उनका वायु में दहन कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है। तो धातुएं आपने देखा होगा कि हमेशा क्या है, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलती हैं। जैसे कि आपको मैंने बहुत शुरू में पढ़ाया था कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रबर मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो शुरू के पहले चैप्टर में। तो मैग्नीशियम जो रबर होते हैं वो कैसे श्वेत ज्वाला मतलब कि वाइट लाइट के साथ वो जलते हैं अगर आप उसको जलाते हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, वो क्रियाकलाप को मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि धातु हमेशा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। मतलब कि जो मेटल्स होती है आपकी, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन अगर मिल जाती है तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक धातुओं की प्रॉपर्टी हो गई कि अगर आप धातुओं को कभी भी जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मतलब जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने कॉपर लिया है और साथ में यहाँ पे आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है तो वो 2CuO बनाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो रहा है तो संयोजन अभिक्रिया है जो कि दो एलिमेंट्स मिलके एक बना रहे हैं। ठीक है, ये आपने पहले भी ये रिएक्शंस वगैरह पढ़ रखी हैं, सेम रिएक्शन। इसी प्रकार एल्युमिनियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम के साथ अगर आप ऑक्सीजन को रिएक्शन कराते हैं तो 2Al2O3 बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि धातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि धातुएं जो है वो ये धातु ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ या क्षारों के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ये हमने पहले देखा भी है। तो अगर आप देखेंगे कि Al2O3 जैसे अभी बना था, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, अगर आप इसका किसी अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा क्या बनेगा आपका, ये 2AlCl3। ठीक है, और साथ में आपको क्या मिला, वाटर। मतलब कि एल्युमिनियम का जो है क्लोराइड बन गया और क्या बना, साथ में वाटर बना। इसी प्रकार से अगर आप इसकी रिएक्शन यानी Al2O3 की रिएक्शन अगर आप कराते हैं 2NaOH समझ गए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे कराते हैं तो क्या बन रहा है, 2NaLO2 और साथ में वाटर। तो ये सारी रिएक्शंस आप पहले भी आपने पढ़ रखी है।
तो अधिकांश धातु जो है ऑक्साइड जल में क्या होते हैं, वो घुलनशील होते हैं, ठीक है। मगर इनमें से कुछ जो है जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो सोडियम का ऑक्साइड देखिए और पोटेशियम का ऑक्साइड वो जल में घुलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, Na2O का दिया हुआ है और जब ये जल में घुलते हैं तो क्या बनाते हैं, 2NaOH बनाते हैं, यानी कि क्षार बना रहे हैं। तो क्षार और अम्ल का कॉन्सेप्ट तो आपने पहले पढ़ ही रखा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं धातुओं की जो कि ऑक्सीजन से क्रिया करने पे जो है वो क्या धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और नहीं तो फिर अगर आप देखेंगे कि ये बेसिकली धातु ऑक्साइड को अगर आप रिएक्शन कराएंगे अम्ल या क्षार के साथ तो वो किस प्रकार से वो वाटर भी प्रदान करते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस हो गई इसकी। बाकी आपने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं, मतलब कि अगर आप ध्यान देंगे आगे तो देखेंगे कि सभी मेटल्स की जो है वो रिएक्शंस अलग अलग लेवल पे होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, देखिए एनोडीकरण का। ये एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण का मतलब होता है कि जब भी आप घर में, अगर आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे एल्युमिनियम के बर्तन होंगे, ठीक है। एल्युमिनियम के बर्तन ज़्यादातर यूज़ होते हैं घरों में। तो एल्युमिनियम के बर्तन में आपने देखा होगा कि क्या जंग लगता है क्या, यानी कि करोजन होता है या किसी प्रकार से जंग लग जाता हो, संक्षारण होता हो। तो ऐसा नहीं होता, आप कितना भी पानी डाल के रखेंगे उसमें कोई से प्रकार का कोई जंग नहीं लगता। मगर यही अगर आप आयरन ले लेंगे, मतलब आयरन का बर्तन, आयरन की कोई कढ़ाई ले लिया, यानी लोहे की कोई कढ़ाई ले लिया, तो उसमें जो है वो करोजन हो जाता है, यानी उसमें जंग लग जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो कि आयरन की कढ़ाई में अगर आप पानी डालकर यानी वाटर डालकर छोड़ देंगे या फिर ऐसे ही भीगा हुआ आयरन कढ़ाई रख देंगे तो उसमें कुछ पीला पीला सा एक पाउडर सा जम जाता है, पीला सा या ऑरेंजिश। तो वो क्या होता है, वो करोजन होता है, वही इसको जंग लगना बोलते हैं। आपने अपने घरों में बहुत जगह लोहे वगैरह में ध्यान दिया होगा जिसमें पेंट वगैरह नहीं होता है। तो हम देखेंगे एनोडीकरण क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि एल्युमिनियम के पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। जब भी देखिए अभी हमने पढ़ा कि धातुएं जो है वो क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड्स बना लेती हैं। तो एल्युमिनियम पर भी क्या होता है कि एक ऑक्साइड की परत बनाई जाती है, यानी वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण करता है। अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन के हिसाब से जब एल्युमिनियम रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो ऑक्साइड बनाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि किस प्रकार से 4Al यानी एल्युमिनियम प्लस 3O2 यानी ये मिलता है तो Al2O3 यानी कि ये बना लेता है क्या, धातु का ऑक्साइड, मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड। तो यही है आपकी एनोडीकरण रिएक्शन, यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। एनोडीकरण जो है वो रिएक्शन में यानी एनोडाइजिंग में होता क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन कराई जाती है एल्युमिनियम की किससे, ऑक्सीजन से, और उस एल्युमिनियम का मतलब कोई बर्तन है मान लीजिए, तो उसकी जो बाहरी परत होती है, मतलब ये जो आउटर सरफेस होता है, इस पे लेयर चढ़ जाती है किसकी, Al2O3 की। यानी जब इसकी लेयर चढ़ जाती है तो इसका आगे जो है संचारण नहीं होता है और वो लेयर जो है ये एल्युमिनियम के बर्तन को प्रोटेक्शन करने लगती है। इस प्रकार से इसको ऑक्सीडेशन से बचा कर रखती है। तो इसी को बोलते हैं एनोडीकरण। आगे हम देखते हैं कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट्स दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट आप जो है अपने लैब में अगर आपके सेटअप है तो आप इसको कर भी सकते हैं, बट जल के साथ इसका रिएक्शन देखना है। हम देखते हैं एक्चुअल में ये सेटअप आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जल से भीगा हुआ कांच तंतु लिया गया, क्वेथन नली, स्टैंड्स वगैरह, ये पूरा सेटअप किया गया है। तो देखते हैं इसको हम रिएक्शन के पास जाके समझते हैं कि क्या है एक्चुअली में ये। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे देखिए जो मेटल है, हमेशा मेटल जो है जब भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। बट एक बात ध्यान दीजिए कि जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड जो है वो घुलनशील होता है, यानी सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। तो आपने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है ऑलरेडी, जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, अल्टीमेटली मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी वाटर अवेलेबल होता है, तो ये मेटल ऑक्साइड फटाक से जो है वो घुल जाता है किसके साथ, वाटर के साथ, और घुलने के बाद क्या बनाता है, मेटल यानी कि मेटल ऑक्साइड प्लस जो है वाटर, ये मिलके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब ये साफ हो गया, और कि साथ में बनाते हैं या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस, ये फाइनली जो आपको यहाँ पे मिली थी। तो ये रिएक्शन ऐसी होती है कि आपको मेटल ऑक्साइड ना मिलके आपको डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ घुलनशील होती है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि यहाँ पे 2K अगर दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, और अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ बनेगा 2KOH प्लस H2। इसका मतलब ये हुआ
कि 2KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में आपको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। मतलब पहले तो इस पोटेशियम मेटल का ऑक्साइड बना होगा, वो ऑक्साइड जल के साथ घुल गया होगा और घुलने के बाद आपको ये इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे देखिए, सोडियम का भी दिया हुआ है और कैल्शियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि कम क्रियाशील होती है, कम अभिक्रियाशील होती है। और ये जो रिएक्शन होती है इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, तो कैल्शियम जो है वो तैरना प्रारंभ कर देता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। या पहले भी हमने हाइड्रोजन गैस रिलीज कैसे हुई है, उसका टेस्ट कैसे किया मोमबत्ती यानी कैंडल लेकर, उसको भी हमने पहले कर रखा है। तो अब देखते हैं कि एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। तो हम देखेंगे कि एल्युमिनियम और जो आयरन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो सेटअप देखा था, इस सेटअप के अकॉर्डिंग जो है वो एल्युमिनियम या आयरन जो है वो हमेशा भाप जो है वो अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो ये लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसे धातुओं के जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो यही कारण है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो लेड है, कॉपर है या सिल्वर है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कॉपर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आभूषणों में, या जो गोल्ड है, सोना है, उसको आभूषण में उपयोग करते हैं। तो क्या आपने ध्यान दिया कि सोने पे कभी भी जंग नहीं लगता है? तो इसका एक यही रीज़न है कि ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील है और जल्दी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब ऑक्सीजन वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो उनका कुर्जन भी नहीं होता है और वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो शायद ये इसमें ज़्यादातर पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में, कि वहाँ पे कैसे उनके प्रॉपर्टीज जब पढ़ लेते तो हमने वहाँ पे धातुओं के साथ रिएक्शन भी कराई थी। देखिए आगे लिखा हुआ क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। देखो आपने पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे देखिए धातु जो होती है, जो मेटल्स होती है, आपने पहले ही पढ़ा है कि मेटल की रिएक्शन जब भी किसी भी अम्ल के साथ कराई, यानी एसिड के साथ कराते हैं आप, तो क्या मिलता है आपको, हमेशा सॉल्ट मिलता है और प्लस जो है वो हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये रिएक्शंस आप जाके अपने पुराने चैप्टर्स में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है कि वो किस प्रकार से रिएक्शन करती हैं। लेकिन क्या एक क्वेश्चन है कि सभी धातुएं इसी प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, तो आपको क्रियाकलाप दिया गया है, जैसे आपको सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र करना है, और ये रिएक्शन जो आप कर रहे हैं इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि क्या धातुएं सभी इसी प्रकार से रिएक्शन करती हैं, और इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। तो हम इसमें एक देखते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम की बात करते हैं और HCl की रिएक्शन देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि जब भी कोई भी मेटल किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या देती है, हमेशा हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, तो यहाँ पे और साथ में लवण देती है, तो MgCl, ठीक है, प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया है। तो ये MgCl2 मैग्नीशियम का क्लोराइड मिला है यहाँ पे आपको, जो कि एक तरह का लवण है, और साथ में आपको हाइड्रोजन मिला। ओके, तो इस प्रकार से आप और भी रिएक्शंस जो है वो मैंने किए हैं पहले, कहीं ना कहीं आप इसको देख के कर सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट है कि जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि HNO3 क्या होता है, कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई मेटल है, मान लीजिए आपकी ये मेटल कभी भी HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कर रही है, जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, तब ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो HNO3 है ये बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी ऑक्सीडेशन करता है, जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। तो HNO3 जो है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है, ये H2 को तुरंत जो है वो कन्वर्ट कर देता है, किसमें, जल में कन्वर्ट कर देता है, और स्वयं नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में कन्वर्ट अपचयित हो जाता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, बाकी देखिए एक एक्वारेजिया का कॉन्सेप्ट रखा हुआ लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे रॉयल जल का लैटिन शब्द है ये, और 3.1 के अनुपात में अगर आप सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं तो गोल्ड को भी गला सकता है। तो ये जो है हमेशा गोल्ड वगैरह को गलाने में उपयोग किया जाता है, जिसको एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अन्य धातुओं के विलयन के साथ, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं
कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो इसकी रिएक्शन हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो एक रिएक्शन बनी हुई है धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया, ये मैंने आपको बहुत शुरू में पढ़ाया था, जिसमें कि कील का उपयोग करके कैसे कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट के विलयन में डुबो के हमने टेस्ट किया था। तो देखिए यहाँ पे धातु जो है वो किस प्रकार से लवण के साथ अभिक्रिया, लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कर रही है। पहला जो सेटअप लिया गया, इसमें जो पहला कील है यहाँ पे फर्स्ट वाली, अगर आपको यहाँ मैं फिगर बना के दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले में जो है वो लोहे की कील ली गई है और लोहे की कील में यानी कि आयरन की कील ली गई है और प्लस जो है विलयन लिया गया है वो कॉपर सल्फेट का लिया गया है। दूसरे केस में जो है वो क्या लिया गया है, तांबे का तार लिया गया यानी कॉपर का वायर लिया गया है और जो विलयन लिया गया है वो किसका है, वो आयरन सल्फेट का है, ठीक है, यानी FeSO4 का है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे देखा जा रहा है कि धातु की क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता को टेस्ट किया जा रहा है कि वो कितनी तेज़ क्रियाशील होती है। तो पहले कंडीशन में हम देखते हैं कि पहले कंडीशन में क्या होगा कि जो आपने लोहे की कील रखी है और दूसरी कंडीशन में वायर लिया है। तो पहले कंडीशन में क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट है वहाँ से आयरन जो है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब कि यहाँ से CuSO4 से आप देखेंगे तो ये Cu को हटा देता है और यहाँ पे कौन लग जाता है, यहाँ पे आयरन लग जाता है, यानी FeSO4 बन जाता है। ये FeSO4 ही जो कि कील पे जाके आपका जम भी जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आयरन ने यहाँ से कॉपर को रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब प्रबल कह सकते हैं कि प्रबल धातु अच्छा धातु कौन हुआ, जो कि तेज़ अभिक्रिया कर रहा है, तो हमारा कौन हुआ, आयरन हुआ। और दूसरे केस में हम देखते हैं कि कॉपर वायर के केस में भी क्या होता है कि यहाँ से जो FeSO4 है इसको कॉपर जो है वो प्रतिस्थापित नहीं कर पाता है, जिस कारण ये सॉल्यूशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जो आयरन जो है क्या हो गया, बहुत ही अच्छा अभिकारक है। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे और टेस्ट के आधार पर जो कि आपको अलग अलग क्रियाकलाप में किया गया, उसके आधार पर एक सक्रियता श्रेणी बनती है। सक्रियता श्रेणी क्या बताती है हमको कि धातुओं के सापेक्ष कैसी अभिक्रियाशीलता है, कौन सी धातु कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। उसमें देखेंगे कि पोटेशियम सबसे पहले जो कि बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और यहीं कहीं हमारा आयरन आ रहा है और इसके नीचे जो है वो कॉपर और सारी मेटल्स आती हैं। गोल्ड बहुत नीचे है, जैसा कि मैंने बताया ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। तो ये श्रेणी जो है वो अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है। तो ये श्रेणी कैसे बनाई गई, बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर बनाई गई। इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि धातुएं क्यों रिएक्शन करती हैं, उसका रीज़न पता करेंगे और तब हम जानेंगे कि क्यों आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, क्यों कॉपर या गोल्ड क्यों कम अभिक्रियाशील है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसी आधार पर है। इस प्रश्न को अपने से करने का प्रयास करें। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा। अभी आगे लेसन में आपको पढ़ना है कि धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। हो सकता है इस लेसन में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आई हुई हों कि कैसे अभिक्रिया करती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों गोल्ड कम अभिक्रिया करता है या दूसरे मेटल्स यानी सोडियम पोटेशियम क्यों ज़्यादा अभिक्रिया करती हैं, या ये श्रेणी कैसे बनाई गई, या और भी आगे जाएंगे तो आवर्त श्रेणी क्या होती है, धातुओं को कब डिसाइड किया गया कि धातु है एक। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे जानने को मिलेंगी। नेक्स्ट लेसन में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि धातुएं रिएक्शन ही क्यों करती हैं, इसके क्या कारण है। तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गोल्ड क्यों कम रिएक्शन करती है या दूसरी धातुएं क्यों ज़्यादा करती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। धन्यवाद।